हाय गाइस, हेलो, आई सेल्फ एलेक्स फिजिक्स। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो एलेक्स फिजिक्स नाम से, ठीक है। और ये हमारा पहला ऐसा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और ये टॉपिक एक तरह से आप सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का भी मान सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है उन एग्जाम्स के लिए जैसे नेवी, एयरफोर्स, पटवार और ऐसे रेलवे, ऐसे कई एग्जाम जो जनरल साइंस के सवाल आते हैं, ठीक है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लाइट के बारे में, यानी कि किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो हम आज इसमें क्या पढ़ रहे हैं, लाइट के बारे में ध्यान दीजिए, ठीक है। लाइट, प्रकाश, ठीक है। अगर हम लाइट के बारे में, हालांकि लाइट के बारे में अगर हम जितना ज्यादा पढ़ें उतना ही कम होता है, और जितना ज्यादा इसको हम पढ़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए पजल होता जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये समझाने की कोशिश करूंगा सिंपल से सिंपल, और जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट का नॉर्मल जो प्रॉपर्टीज होती है वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे अभी, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लाइट के बारे में बात करें तो लाइट जो होती है, प्रकाश जो होती है, ये एक तरह से विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। क्या होती है ये? विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये विद्युत, क्या ये अकेली प्रकाश जो है यही अकेला ही विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो हमारा आंसर है ऐसा नहीं होता है। ऐसे 7 जो है तरंगे जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। उसमें से एक भाग आता है दृश्य तरंगे। कौन सी तरंग आते हैं? इसी विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक भाग होता है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इसका एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं दृश्य तरंगे। दृश्य तरंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विजिबल वेव। विजिबल वेव के अंदर ये लाइट आती है। कौन आती है? लाइट। इसी विजिबल वेव का जो भाग होता है, इसका जो पार्ट होता है, ये पार्ट कौन होता है हमारे पास? लाइट होता है। कौन होता है? लाइट, ठीक है। और थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है, इसकी जो डिस्कवरी की थी उस साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था? मैक्सवेल। मैं यहां लिख रहा हूं, इसके जो खोज करता था उसका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी की थी। अब जो दृश्य तरंग है, दृश्य तरंग है, इसकी जिसमें हमें लाइट प्राप्त होती है, जिसमें वेव जो प्रकाश है वो हमें प्राप्त होता है, ठीक है। इसकी जो डिस्कवरी की थी उस साइंटिस्ट का नाम था न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने दृश्य वेव की डिस्कवरी की थी, जो कि किसका पोर्शन होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का, ठीक है। और इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की डिस्कवरी किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी, ठीक है। अब ये जो लाइट है, यही हमारा पास टॉपिक है इसका, ठीक है। हम इस लाइट के बारे में क्या जानते हैं कि हमने ये लिखा है, ये जो प्रकाश होता है जिसको हम लाइट बोलते हैं, इसका और भी कुछ नाम होता है। इसको हम बोलते हैं श्वेत प्रकाश। इसको हम यहां पे क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट। क्या बोलेंगे इसको हम यहाँ पे? व्हाइट लाइट, ठीक है। और इसके बारे में क्या जानते हैं? तो ये जो प्रकाश होता है, ये एक तरह से फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ये एक तरह से ऊर्जा का रूप होता है। ऊर्जा का रूप होता है, ठीक है। और क्या होता है? प्रकाश जो होता है ऊर्जा का फॉर्म होता है, और इसका जो सबसे बड़ा जो स्रोत है, प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, वो होता है सन, सूर्य, ठीक है। तो सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा जो स्रोत है प्रकाश का, वो कौन होता है? सूर्य होता है। सबसे बड़ा सोर्स होता है, ठीक है। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, और सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होता है? सूर्य होता है, ठीक है। अब हम बात करें कि जो प्रकाश होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है एक तरह से,
ये किस फॉर्मेट में पाया जाता है, ये हमें किस तरह से मिलता है। तो प्रकाश जो है हमें दो रूपों में मिलता है, इसके दो फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। इसकी जो नेचर होती है जिसको हम बोल सकते हैं नेचर, इसकी जो नेचर होती है जिसको हम बोलते हैं प्रकृति, ठीक है। ये थोड़ा लाइट हो रहा है। प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो। और ये प्रकृति होती है प्रकाश की हमारे पास, एक तो होती है उसकी वेव नेचर। कौन सी नेचर? वेव नेचर। और दूसरी जो नेचर होती है वो होती है पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं कणीय प्रकृति। इसको हम बोलेंगे कणीय प्रकृति। और फर्स्ट जो मैंने यहां पर नाम लिखा है ये आपके पास वेव नेचर, जिसको हम बोलते हैं तरंग प्रकृति, ठीक है। प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है, इसके बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम था हाइगेन। हाइगेन्स द्वारा बताया गया था कि प्रकाश की तरंग प्रकृति कैसी होती है, तरंग होती है। हाइगेन का सिद्धांत होता है, ठीक है। और जो पार्टिकल नेचर होती है जिसको हम बोलते हैं कणीय प्रकृति, कि प्रकाश कभी कभी कण का रूप भी ले लेता है। ये जो प्रभाव बताया था, ये जो नेचर के बारे में बताया था सबसे पहले, उस साइंटिस्ट का नाम होता है हर्ट्ज। ये बताया था किसने? हर्ट्ज ने। हर्ट्ज के द्वारा ये बताया गया था, ठीक है। अब ऐसी कौन सी घटनाएं होती है जो ये बताती है कि प्रकाश की प्रकृति तरंग होती है, ठीक है। तो ऐसी घटनाओं के मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं जो प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित होती है, ठीक है। वो घटना होती है व्यतिकरण, और हम बोले तो विवर्तन, और अगर बात करें तो ये घटना होती है ध्रुवण। यस, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, जिसको हम यहां पे लिखते हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, एंड थर्ड इज पोलराइजेशन। ये तीन घटनाएं होती है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, जो प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित होती है, जिसमें हम ये मान के चलेंगे कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, ठीक है। इंटरफेरेंस के लिए एक बहुत ही, क्या होता है इसको हम ब्रीफली फिर कभी पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस का जो पैटर्न दिया गया था वो दिया गया था थॉमस यंग के द्वारा। जिन बच्चों ने 12th क्लास अगर साइंस से किया तो उन्हें पढ़ा होगा यंग का द्विध्रुवी प्रयोग, जिसको हम बोलते हैं वाईडीएससी, वही यंग का। ये व्यतिकरण के बारे में बताया। विवर्तन जो है ये बताया था वैज्ञानिक ग्रेमाल्डी ने। किसने बताया था? ग्रेमाल्डी ने, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कणीय प्रकृति पर कौन सी घटनाएं होती है, तो कणीय प्रकृति पर घटनाएं जो होती है वो होती है, एक तो यहां नाम लिखा हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और होता है हमारे पास रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, ठीक है। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉम्पटन इफेक्ट, क्रॉम्पटन प्रभाव, ठीक है। ये तीन घटनाएं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव और क्रॉम्पटन, ये तीनों तो प्रकाश की कणीय प्रकृति पर आधारित होती है। वहीं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित होती है। इसका मतलब प्रकाश की कितनी नेचर हो गई? दो नेचर हो गई, ठीक है। पार्टिकल नेचर के बारे में हर्ट्ज ने बताया था, वहीं वेव नेचर के बारे में किसने बताया था? हाइगेन ने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बोले कि प्रकाश की जो दो नेचर होती है, ड्यूल नेचर, ठीक है, ये अलग अलग बताया गया था कि ये नेचर अलग होती है, ये नेचर अलग होती है। लेकिन अगर दोनों की एक ही बोले कि नहीं प्रकाश तो दो प्रकृति का होता है, ये बताया था डी ब्रोगली ने। किसने बताया था? डी ब्रोगली ने। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, लाइट के बारे में। अगर हम बात करें
प्रकाश की स्पीड के बारे में, प्रकाश की स्पीड के बारे में। प्रकाश की जो स्पीड होती है, लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट, ये कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि प्रकाश जो है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल देता है, ठीक है, ये इसकी स्पीड होती है। अब ये स्पीड कहां पर होती है? तो ये आपको याद रखना है, ये जो स्पीड होती है ये निर्वात में होती है, यानी कि वैक्यूम में होती है, या हवा में भी लगभग यही स्पीड होती है। निर्वात और हवा दोनों के अंदर, वैक्यूम और एयर, इन दोनों के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये स्पीड जो होती है ये मैक्सिमम स्पीड होती है, सबसे ज्यादा होती है, इससे ज्यादा कोई स्पीड होती नहीं है किसी भी चीज की। ये सब ज्यादा स्पीड प्रकाश की। इसके अलावा जो भी चीज है दुनिया के अंदर, उनमें किसी की भी स्पीड इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब अगर हमें किसी और माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, किसी भी और माध्यम के अंदर, ठीक है, तो अन्य माध्यम है, अदर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की अगर आपको चाल ज्ञात करनी है तो आपको उस माध्यम की एक प्रॉपर्टी के बारे में मालूम होना चाहिए, वो होता है अपवर्तनांक। क्या होता है? अपवर्तनांक, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अगर हमें किसी भी माध्यम में स्पीड ज्ञात करनी, तो मैंने लिखा, मान लिया आपको पानी में ज्ञात करना है, वाटर में या ग्लास में, कांच में, तो हमें उस माध्यम में इसका ये फॉर्मूला होगा V = C/μ। यस, V = C/μ, या हम इसको यहां n से भी लिख देते हैं। ये जो n है, ये जो n लिखा है, इस n को हम यहां पे बोलते हैं अपवर्तनांक। इसको हम यहां पे क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, यहां पर मैं थोड़ा सा बता लेता हूं कि जो हमारे पास जो वैक्यूम होता है, निर्वात होता है, या जिसको हम हवा कह सकते हैं, इसके लिए n का मान 1 होता है। कितना होता है? 1। यह मान सबसे कम है, अपवर्तनांक का मान 1 से कम हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये हवा, निर्वात के लिए होता है 1 होता है। अब अगर आपको निर्वात में ज्ञात करनी है चाल, तो C/n, ये जो C लिखा है, इस C की वैल्यू होती है यही वाली, ये जो लिखते हैं इसको हम C से लिखते हैं। ये C = होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर आप n की वैल्यू यहाँ 1 लिखोगे तो ये डिवाइड बाय 1, यही वैल्यू वापस आएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको किसी और माध्यम में ज्ञात करनी है, जैसे आपको मान लिया वाटर में फाइंड करना है, वाटर के अंदर, तो प्रकाश की चाल जो होती है पानी के अंदर होती है। पानी के लिए n का मान जो होता है, पानी के लिए n का मान होता है 1.33। ऐसे अगर हम ग्लास की बात करें, कांच की बात करें, तो कांच के लिए n का मान होता है 1.5। कितना होता है? 1.5। अब आपको बोला कि पानी के अंदर कोई कांच है, ग्लास है, उसके अंदर मान लिया कोई प्रकाश चला गया, तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? तो आप लिखो C/n। n ग्लास के लिए कितना होता है? 1.5, 1.5, तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 1.5, तो कितना आएगा आंसर हमारे पास? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 इंटू 10⁸, कांच में कितना हो गया? 2 इंटू 10⁸। तो सबसे ज्यादा जो चाल होती है ये होती है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 इंटू 10⁸, ये जो हमने लिखा था, इसकी जो डिस्कवरी के लिए जो सबसे पहले जो इसका मान ज्ञात किया था, उस साइंटिस्ट का नाम था रीमर। क्या नाम था? रीमर। ये आपके जनरल साइंस के लिए याद रखना। जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸, सबसे पहले कैलकुलेट जो किया था, उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? रीमर था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, C की ये जो वैल्यू आती है, C की जो हमारे पास वैल्यू आती है,
c इक्वल टू आपने लिखा है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आती है हमारे पास इस फॉर्मूले से, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखना, साइंस के बच्चों के लिए इजीली जानते हैं, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, जैसे म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो लिखा है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई के, 1/4 पाई के। और ये जो के होता है इसकी वैल्यू हम लिखते हैं 9 इंटू 10⁹, ये वैल्यू होती है। इन जब वैल्यू को अगर हम यहां पर पुट करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये याद रखना आपको। प्रकाश की जो स्पीड जो डिस्कवरी की थी उस साइंटिस्ट का नाम हमारे पास क्या था, रीमर। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो हमारे पास जो विजिबल लाइट आती है जिसको हम बोलते हैं श्वेत प्रकाश। ठीक है, ये प्रकाश की जो कई सारी घटनाएं होती है, जैसे हम पढ़ते हैं परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, इन सब के लिए प्रकाश ही जिम्मेवार माना जाता है। प्रकाश के कारण ये सब कुछ होता है। ठीक है, उनको भी हम आगे पढ़ेंगे, एक एक अलग अलग टॉपिक से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जनरली हम प्रकाश के बारे में और बात करें तो लाइट का जो वेवलेंथ होता है, क्या वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, जो हमें जो प्रकाश दिखाई दे रहा है उसका जो तरंगदैर्ध्य होता है, जिसको वेवलेंथ को हम यहां पे बोलते हैं तरंगदैर्ध्य, जिसको हम किससे लिखते हैं, लैम्डा से। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना होता है, तो जो विजिबल प्रकाश होता है, जो सूर्य से प्रकाश हमारे पास आता है, इसका जो तरंगदैर्ध्य जो होता है वो होता है, एक रेंज होती है, ये होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके और 7800 एंगस्ट्रॉम। ये रेंज आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके और 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और दूरी का एक मात्रक होता है। और नॉर्मली प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य है उसको हम एंगस्ट्रॉम में ही मेजरमेंट करते हैं। 3800 से लेके और 7800 तक होती है। ठीक है, अब ये रेंज में हम जानते हैं कि प्रकाश का ये जो लैम्डा है, तरंगदैर्ध्य को लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ, ये अलग अलग होने से क्या होता है, तो प्रकाश का लैम्डा अलग अलग होने से हमें प्रकाश के रंगों के बारे में मालूम पड़ता है, कलर के बारे में। अगर एक ही लैम्डा होता, मान लिया 3800 एंगस्ट्रॉम होता, तो प्रकाश का एक ही कलर होता। लैम्डा अलग अलग होने के कारण ही प्रकाश के अलग अलग कलर होते हैं। ठीक है, और ये कलर कौन से होते हैं, तो ये कलर होते हैं हमारे पास VIBGYOR। ये कलर आपने सुन रखे होंगे। V का मतलब होता है वॉयलेट, बैंगनी। I का मतलब इंडिगो, जामुनी। B का मतलब ब्लू, नीला। G का मतलब ग्रीन, हरा। Y का मतलब येलो, पीला। O का मतलब ऑरेंज, क्या बोलते हैं उसको, नारंगी। और R का मतलब रेड, यानी कि लाल। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो लैम्डा जो होता है, तरंगदैर्ध्य जो होता है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये इसका बढ़ता हुआ क्रम है, ऐसे। ये आपको याद रखना है, यहां लिखा मैंने लैम्डा का बढ़ता, यहां ऊपर लिख देता हूं मैं, ये इस तरह से, इसको मैंने लिखा ये लैम्डा का बढ़ता हुआ क्रम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ता क्रम। इनकी सबसे कम लैम्डा जो है, यहां पर इस कलर को हम बोलते हैं बैंगनी कलर, वॉयलेट। और ये जो है ये हमारे पास है रेड कलर, लाल रंग। ठीक है, सबसे कम लैम्डा जो होता है ये इसी का होता है, इसको हम लिखेंगे लैम्डा मिनिमम, सबसे कम है। ठीक है, तो कितना होगा सबसे कम, 3800 से लेके और 7800 तक होता है। तो आपको बोले कि बैंगनी का लैम्डा कितना होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3800 एंगस्ट्रॉम, सबसे कम यही। और सबसे जो ज्यादा लैम्डा होता है वो होता है रेड का, इसका लैम्डा जो होता है मैक्सिमम होता है। अब लैम्डा होता है क्या, तो जनरली आपको याद रखना, मैंने कहा प्रकाश जो है वेव की फॉर्म में चलता है, तो ये याद रखना, ये एक वेव है। जब वेव
तरंग जो है अपना एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर, ध्यान दो, ये यहां से यहां तक आधा चक्कर और ये आधा चक्कर, कितना होगा, एक चक्कर। इस एक चक्कर में ये जो दूरी तय करता है प्रकाश, इसी को हम बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं इसको, लैम्डा। तो सबसे ज्यादा एक चक्कर पूरा करने में सबसे ज्यादा दूरी कौन सा कलर लगाता है, बैंगनी या रेड? तो हमारा आंसर क्या होगा, रेड, क्योंकि रेड का लैम्डा क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। बैंगनी इतने में लगाएगा, हो सकता है लैम्डा रेड जो है बहुत दूर तक जाए। ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक और चीज होती है आवर्ती। क्या होती है, आवर्ती। आवर्ती और लैम्डा जो होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कौन कौन, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। जैसे आपने ये लिखा है लैम्डा का बढ़ता हुआ क्रम है, तो हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कि ये आवृत्ति, जिसको हम यहां पे लिख रहे हैं एफ से लिख देते हैं, आवृत्ति एफ का घटता क्रम, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये घटता हुआ क्रम है। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, वॉयलेट का। तो हम लिखेंगे इसका एफ जो होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा लैम्डा किसका, रेड का। सबसे कम आवर्ती किसकी, रेड की। सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी, बैंगनी की। और सबसे कम लैम्डा किसका, बैंगनी का। ये जो 7 कलर है, इन 7 कलर में हमें बीच का कलर हालांकि ग्रीन लग रहा है। कौन सा दिख रहा है, ग्रीन। लेकिन साइंस के अंदर इन कलरों में ये जो येलो कलर होता है, कौन सा, येलो को यहां पे बोलते हैं इसका मध्यमान रंग। क्या बोलेंगे इसको, मध्यमान रंग, मिडिल कलर, ये इसका मिडिल कलर होता है, बीच का कलर इसको बोला जाता है। वो इसका हम बोलते हैं क्योंकि इसका जो लैम्डा जो है वो इस वॉयलेट का सबसे कम और रेड सबसे ज्यादा, इन दोनों का एवरेज होता है, एकदम बीच में आता है, एवरेज होता है। इसका पीला रंग जो होता है, येलो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल कलर बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश का रंग अलग अलग होने का मेन कारण क्या है। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश के कलर अलग अलग होने का मेन कारण होता है कि उसका क्या अलग अलग होना, लैम्डा अलग अलग होना, जो कहां से कहां तक होता है, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके और 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इन कलर के बारे में और बोले कि इन कलर के अंदर कौन ज्यादा एनर्जेटिक है, ऊर्जा किसके पास ज्यादा है, बैंगनी रंग के पास ऊर्जा ज्यादा है या रेड रंग के पास ऊर्जा ज्यादा है। तो आपको याद रखना है। इससे पहले एक और चीज ध्यान दो, जैसे हमने बोला था कि प्रकाश के 2 फॉर्मेट होता है, एक तो होता है वेव का फॉर्मेट होता है और दूसरा कौन सा होता है, कण जो होता है। तो जो प्रकाश को अगर आपने कण बोला है, लाइट को अगर आपने पार्टिकल बोला है, तो उस पार्टिकल का नाम भी होता है, उस पार्टिकल को एक फॉर्मेट बोला गया जिसको हम बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं इसको, फोटोन। तो हम लिखा यहां पे आपने पार्टिकल फॉर्म ऑफ लाइट। प्रकाश का जो पार्टिकल फॉर्म होता है उसका नाम जो यहां लिखा वो आपने लिखा फोटोन। क्या लिखा, फोटोन, ठीक है। अब आपको बोला कि कौन से कलर का फोटोन जो है, मान लिया कोई प्रकाश आ रहा है, 2 फोटोन आ रहा है, 2 प्रकाश के कण आ रहे हैं, ठीक है। एक तो आ रहा है बैंगनी का और एक आ रहा है रेड का। आपको बोला कौन ज्यादा मोर एनर्जेटिक होगा, तो एनर्जेटिक मतलब कौन ऊर्जावान ज्यादा होगा। तो आपको क्या है, ऊर्जा निकालने का जो फॉर्मूला है एनर्जी का, वो ये फॉर्मूला यूज करना है, E = hν, या जिसको हम लिखते हैं hc/λ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, E = hν hc/λ। इसका मतलब है जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसकी ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा, ठीक है, उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। या जिसका लैम्डा कम होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती उल्टा है, अगर जिसका लैम्डा कम होगा तो उसकी भी ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप देखिए सब इन कलर में सबसे कम लैम्डा जिसका होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लैम्डा कम किसका है, देखो हमने लिखा है वॉयलेट का। बैंगनी रंग का लैम्डा कम होने से इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। हम बोलेंगे E जो है
बैंगनी जो है वो ग्रेटर देन होगा ई किससे, लाल रंग से। तो अगर आपको दो लाइट आ रही है, एक लाल रंग की आ रही है और एक बैंगनी रंग की आ रही है, आपको बोला कौन ज्यादा ऊर्जावान है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बैंगनी होगा, बैंगनी ज्यादा ऊर्जावान होगा। ठीक है, ऐसे ही हम अगर बात करें कि हमने पढ़ा है कि लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में चलती है। लाइट किस फॉर्म में चलती है, वेव की फॉर्म में भी चलती है। अब लाइट का ये जो वेव का जो फॉर्मेट होता है, जैसे हमने पार्टिकल फॉर्म ऑफ लाइट को क्या लिखा, आपने फोटोन लिखा है, ऐसे हमने लिखा है वेव फॉर्म ऑफ लाइट, वेव फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट का जो वेव का जो फॉर्मेट होता है उसको हम यहां पे नाम बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं इसको, वेव फ्रंट, जिसको हम यहां पे बोलेंगे तरंगाग्र, तरंगाग्र। ठीक है, तरंगाग्र एक तरह से आप ये मान लो कि जैसा हमें प्रकाश चलता हुआ प्रतीत होता है, उसी प्रतीत हो रहा है, जैसे हमें एहसास होता है, वो एहसास ही क्या कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है। ठीक है, वेव फ्रंट को हमने तीन भागों में डिवाइड किया है। ये 3 टाइप्स का होता है। एक होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल जिसको हम बोलते हैं गोलीय वेव फ्रंट। ठीक है, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल, जिसको हम बोलते हैं बेलनाकार तरंगाग्र, और तीसरा होता है प्लेन वेव फ्रंट, इनकी समतल तरंगाग्र। ठीक है, जैसा आपको सोर्स मिलेगा, जैसा प्रकाश का स्रोत होगा, वैसे उसका तरंगाग्र बनेगा। जैसे हमने कहा ये मान लिया कोई बल्ब है, बल्ब गोल गोल होता है, तो उसका तरंगाग्र भी कैसा बनेगा, गोल गोल ही बनेगा। तो बल्ब से जो प्रकाश आएगा कौन से तरंगाग्र में होगा, गोली में होगा। ट्यूबलाइट कैसी होती है, बेलनाकार होती है, इस तरह से, तो उसका जो तरंगाग्र बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा, बेलनाकार बनेगा। प्लेन वेव फ्रंट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लिया कोई प्रकाश का स्रोत जो है वो हमसे अनंत दूरी पर, बहुत ज्यादा दूरी पर है, जैसे सूर्य हमसे अनंत दूरी पर, तो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा, हालांकि सूर्य गोल गोल है, प्रकाश वहां से तो गोली तरंगाग्र निकलता है, लेकिन हम तक पहुंचते पहुंचते जो है इस तरह से, आप मानो ऐसे ऐसे इस तरह से बड़ा होता होता है। जैसे मान लीजिए आदमी अगर है, इसको तो ये वाला पोर्शन ही दिखाई देगा, तो ये पोर्शन कैसा होगा, एकदम सीधा हो गया, इसको हम बोलेंगे समतल। तो जो अगर मान लिया कोई ऑब्जर्वर यानी कि प्रेक्षक और प्रकाश का स्रोत बहुत ही अनंत दूरी पर है, इसमें जो प्रकाश आएगा वो प्रकाश का फॉर्मेट कैसा होगा, प्लेन होगा। इसका आपका एग्जांपल याद रखना है कि जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश कौन से फॉर्मेट में होता है, प्लेन में होता है। ठीक है, ये आपको 3 प्रकार के हैं। अब हम एक बार बार नाम पढ़ते हैं किरण। ये किरण क्या होता है, रे, जिसको हम बोलते हैं रे। ठीक है, किरण होता है प्रकाश की डायरेक्शन। क्या होती है, प्रकाश की डायरेक्शन। जैसे मान लिया बल्ब है, बल्ब से लाइट ये मेरे पास आ रही है, तो उनका प्रकाश लाइट यहां से यहां आ रही है, तो आपने क्या किया, जैसे मान लिया ये बल्ब है, हमने कहा प्रकाश जो है वो ऐसे तरंगाग्र के रूप में निकलेगा, ऐसे गोले गोल ऐसे गोले बनाएगा। हमने कहा कि प्रकाश तो हर डायरेक्शन में फैल रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी। तो ये जो आपने तरंगाग्र के जो लंबवत एक काल्पनिक रेखा खींची है, एक काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन जो है, इसी लाइन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रे। क्या बोलते हैं, रे। याद रखना, ये जो किरण होती है, रेज होती है, ये तरंगाग्र के हमेशा लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। वेव फ्रंट, ऐसे वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू द रे, ये हमेशा दोनों एक दूसरे कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम जनरली प्रकाश के बारे में बात करें तो हमने पढ़ा है प्रकाश जो है, आपने परावर्तन की घटना पढ़ी होगी प्रकाश की। परावर्तन हमने पढ़ा कि जब कोई प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराता है और टकरा के अगर वापस उसी माध्यम में लौट आता है, जैसे ये है प्लेन, ये लाइट आया, टकराया, टकरा के और वापस उसी माध्यम में चला गया, तो ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन। ये तो है आपके पास परावर्तन। दूसरा है, ये मान लिया कोई पृष्ठ है, 2 अलग अलग माध्यम है, मीडियम 1 और मीडियम 2। लाइट यहां से आई और इस माध्यम में चली गई। जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और लाइट अपने मूल पथ से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, इस घटना को हम बोलते हैं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन।
ये रिफ्लेक्शन और ये रिफ्रैक्शन। मान लिया ये जो लाइट आ रही है इसका वेग v है, स्पीड v है, इसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा है और इसकी आवर्ती को आपने क्या मान लिया f। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इसका वेग v, तरंगदैर्घ्य लैम्डा और आवर्ती f है। तो ये जो परावर्तित प्रकाश जाएगा, इस परावर्तित प्रकाश में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ना तो इसका वेलोसिटी चेंज होगी, न इसका लैम्डा चेंज होगा, न ही इसकी आवर्ती में कोई प्रकार का परिवर्तन होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब अगर अपवर्तन की घटना हो रही है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे, यहां तो माध्यम है कि यहां माध्यम तो अलग अलग हो गए, तो मैंने कहा यहां अगर वेग v है, यहां लैम्डा है अपवर्तनांक और इसकी आवर्ती क्या है f है, इस लाइट की, इस प्रकाश की। तो अगर ये मान लिया पानी में चला गया, कांच में चला गया, तो अब ये जो लाइट जा रहा है क्या इसके वेग में चेंज होगा? हमारा आंसर हो गई, वेग में चेंज होगा। इसमें वेग परिवर्तित होगा, मान लिया v डैश हो गया, इसका लैम्डा परिवर्तित होगा, मान लिया लैम्डा डैश हो गया। अगला जो मैं कह रहा हूं इसको याद रखना है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग चेंज होगा, होगा ही होगा, उसका लैम्डा चेंज होगा ही होगा, लेकिन अब भी उसकी आवर्ती के अंदर कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। आवर्ती f जो है ये नो चेंज, इसके अंदर कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसका आप कारण जानना चाहते हो तो ये होता है कि वेग और लैम्डा ये तो माध्यम के खुद के गुण होंगे, लेकिन आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी जो है, ये स्रोत का गुण है। प्रकाश जिस स्रोत में से बाहर निकला है ना, ये उस प्रकाश के स्रोत का गुण है। ठीक है, वो माध्यम पर निर्भर ही नहीं करता है। तो आपको ये याद रखना है, एफ के अंदर कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, वेग चेंज होगा, लैम्डा चेंज होगा। ठीक है, अब वेग कितना होगा वो अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है कि इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है। ठीक है, ये जानना। परावर्तन में तीनों में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अपवर्तन के अंदर आवर्ती के अंदर कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। मतलब आवर्ती जो है दोनों के अंदर चेंज नहीं होती है, लेकिन वेग और लैम्डा परावर्तन में तो चेंज नहीं होता है, लेकिन अपवर्तन में चेंज होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जो हमारे पास जो प्रकाश का जो स्रोत होते हैं कई प्रकार के, उसमें मेनली दो प्रकार के स्रोत होते हैं। लाइट को माना गया लाइट सोर्स। ये लाइट सोर्स टू टाइप्स के होते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं लुमिनियस, जिसको हम बोलते हैं दीप्त, लुमिनियस सोर्स, और दूसरे होते हैं नॉन लुमिनियस, जिसको हम बोलते हैं आदीप्त। लुमिनियस और नॉन लुमिनियस, दीप्त और आदीप्त स्रोत। ठीक है, अभी लुमिनियस सोर्स क्या होते हैं? लुमिनियस का मतलब होता है, आप ये मान लो कि प्रकाश जो है वो उन्हीं से ही बाहर निकलता है, उन्हीं चीजों से बाहर निकलता है। जैसे सूर्य, सूर्य से खुद प्रकाश आ रहा, और बल्ब से, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, माचिस की तिल्ली जलाते हो, ये सारे सारे स्रोत जो होते हैं ये कैसे होते हैं? दीप्त होते हैं। हम लिख सकते हैं ये खुद प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इनका खुद प्रकाश को बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये होते हैं। इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हो बल्ब, ठीक है, और हम लिखें सन, ठीक है, मोमबत्ती, कैंडल, माचिस की तिल्ली होती है, ये सारे एक साथ स्रोत दीप्त होते हैं। ठीक है, अदीप्त क्या होते हैं? वे ऐसे स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं, जो इनके ऊपर जब लाइट गिरेगी तभी लाइट का रिफ्लेक्शन करते हैं, परावर्तन करते हैं, इस कारण हमें दिखाई दे। जैसे बोर्ड, अब बोर्ड कोई बल्ब थोड़ी है, ये थोड़े प्रकाश दे रहा है। ठीक है, इसके ऊपर ये लाइट जब गिरी तब आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी तो प्रकाश फेंक रहा है, तभी तो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो बल्ब है, हमारे घर में जो भी चीज रखी होती है, ठीक है, जैसे कोई भी बर्तन रखा हुआ है, कोई टेबल है, कोई कुर्सी है, जो भी हमें दिखाई देती है, ठीक है, ठीक है, निर्जीव जो चीजें होती है। अब बल्ब तो खुद प्रकाश फेंक रहा है, तो ये तो कैसा हो गया? लुमिनियस। अब टेबल, कुर्सी, ये बोर्ड वगैरह, ये जो भी चीजें, ये सारी कैसी होती है? आदीप्त होती है, नॉन लुमिनियस होती है। ठीक है, जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसके ऊपर जब कोई प्रकाश आपतित होता है तो उस प्रकाश को परावर्तित करती है। ऐसे सोर्स को हम क्या बोलते हैं? आदीप्त बोलते हैं। ठीक है, लाइट के बारे में और अगर हम बात करें, जैसे सबसे बड़ा सोर्स है ऊर्जा का जो स्रोत होता है, वो मैंने बोला है सन को। उस सूर्य के प्रकाश को
उस सूर्य के प्रकाश को हम तक आने में कितना टाइम लगता है, हमारे तक सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? लगभग ये टाइम होता है 8.16 मिनट, 8 मिनट और 16 सेकेंड लगभग ये टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। ठीक है, ऐसे ही जो मून है, चंद्रमा जो है, मून से अर्थ तक प्रकाश को आने में कितना टाइम लगेगा? ये लगभग होता है लगभग 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड लगभग 2 सेकेंड तक मान लो आप, 1.5-2 सेकेंड तक चंद्रमा का प्रकाश जो है हम तक पहुंच जाता है, क्योंकि चंद्रमा अर्थ के नजदीक होता है सन के कंपैरिजन में, जबकि सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचने में लगभग 8.5 मिनट तक का टाइम लगता है, 8 मिनट और 16 सेकेंड तक। ठीक है, ऐसे ही लाइट के बारे में और जनरल साइंस, फिजिक्स के जो भी टॉपिक है, अगर आप उसके बारे में और पढ़ना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं, जिसमें आपके जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपके क्लियर हो सके। ठीक है, फिजिक्स का जो भी टॉपिक है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ये जो हमने लाइट के बारे में पढ़ा है ये आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कीजिए, और अपने जो भी फ्रेंड है उसको फॉरवर्ड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।